नमस्कार सभी को। जैसा कि आपको पता है, हम समकालीन विश्व राजनीति पढ़ रहे हैं। उसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, समकालीन विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व। अब तक हमने 2 चैप्टर पढ़े हैं। पहले चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर, जिसमें अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ के बीच प्रत्यक्ष युद्ध तो नहीं था, लेकिन वार्ता के स्तर पर या बातचीत के स्तर पर एक दूसरे से कड़वाहट थी। दूसरे अध्याय में हमने देखा है कि दो ध्रुवीयता का अंत, अर्थात यदि हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो एक ध्रुव बन गया पूंजीवादियों का, जिसका नेतृत्व कर रहा है अमेरिका। दूसरा ध्रुव बना साम्यवादियों का, या दूसरा ग्रुप बना साम्यवादियों का, और उसका नेतृत्व किया सोवियत संघ ने। तो 1990 के आसपास आते विशेष कारणों से सोवियत संघ या पूर्व सोवियत संघ का विघटन हो गया, और उसके बाद पूरे विश्व में राजनीति के क्षेत्र में या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये कहा जाने लगा कि अब अमेरिकी वर्चस्व कायम हो गया है। तो हम सब देखते हैं वर्चस्व का मतलब क्या होता है। कि वर्चस्व का मतलब होता है कि जिस प्रकार मानव स्वभाव चाहता है कि मेरे पास अधिक से अधिक शक्तियां हो, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी प्रत्येक राष्ट्र ये चाहता है कि उनके पास अधिक से अधिक सैन्य क्षमताएं हो, ताकि उनके किसी भी प्रकार के कार्य में कोई अड़चन पैदा ना हो। इसे हम वर्चस्व कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हेजेमनी कहते हैं, और सामान्य बोलचाल की भाषा में हम इसे दादागिरी भी कह सकते हैं। तो इसी चैप्टर में हमें 3 छात्रों के उदाहरण दिए गए हैं, जिनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं उनकी जो याददाश्त है या उनकी जो घटनाएं है, उनका संबंध अमेरिका से है। एक छात्रा है आयशा, उसका एक पैर चोटग्रस्त हो जाता है, और वो पैर चोटग्रस्त होता है कि अमेरिका ने 2003 में इराक पर आक्रमण किया। उसका एक शहर है बगदाद, उसमें ये रहती थी। उस आक्रमण में इसकी एक चोट होती है और एक पैर खराब हो जाता है। दूसरा छात्र है आंद्रे पार्थ, उसके मम्मी पापा उसे नीली जींस पहनने से मना करते हैं। इसका भी कहीं न कहीं संबंध अमेरिका या जर्मनी से या पश्चिम विश्व से है। तीसरा छात्र है जाबू, जिसको खुद की इच्छा के विरुद्ध उसके पेरेंट्स MBA की पढ़ाई करवाना चाहते हैं, और MBA की पढ़ाई का भी संबंध कहीं न कहीं अमेरिकी वर्चस्व को ही दिखाता है। तो हम वर्चस्व को डिटेल में पढ़े उससे पहले हम ये देखेंगे कि कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो यदि हम सामान्य बातचीत करें तो प्रत्येक व्यक्ति महसूस करेगा कि अमेरिका को इन कार्य करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अमेरिका ने फिर भी वो कार्य किए। क्यों? क्योंकि वो कहीं न कहीं उसका जो वर्चस्व का उद्देश्य था उसको पूरा करने में सहायक थी। तो हम देखते हैं कि पहली घटना क्या है। तो इसमें पहली घटना होती है कि खाड़ी युद्ध। खाड़ी युद्ध क्या है, हम देखते हैं डिटेल में कि असल में हुआ क्या है कि इराक के द्वारा सन 1990 में कुवैत पर आक्रमण कर दिया। बाकी के देशों ने उसको इराक को समझाने का प्रयास किया कि कुवैत पर आक्रमण नहीं किया जाए, यदि आपने कर दिया है तो उसको जल्दी से खाली कर दिया जाए। लेकिन राजनीतिक समझाइशों के बावजूद नहीं माना इराक। तो फिर यूएनओ ने कुवैत को बचाने के लिए इराक के खिलाफ बल प्रयोग की अनुमति दे दी, और अमेरिका के नेतृत्व में इराक के खिलाफ युद्ध हुआ, जिसमें अंततः इराक को पराजित होना पड़ा। और इस युद्ध में 2-3 शब्द आए हैं, जिन्हें हम देखते हैं कि वो शब्द क्या है, उनका मायना क्या है। तो पहला है हाईवे ऑफ डेथ, अर्थात ये जो एक रोड है कुवैत और इराक के बीच में, इराक का शहर है बसरा, उन दोनों शहरों के बीच जब इराक को लगा कि अब युद्ध में बाकी देश भी शामिल हो रहे हैं, तो उन्होंने जब अपने सैनिकों को पीछे हटाया तो इस रोड पर
आम कत्लेआम मचाया, बहुत जन धन को नुकसान पहुंचाया। इस वजह से इसे हाईवे ऑफ डेथ कहते हैं। यदि प्रश्न है कि हाईवे ऑफ डेथ का संबंध किस युद्ध से है, तो उसका संबंध खाड़ी युद्ध से है। दूसरा शब्द आता है युद्ध अपराध। युद्ध अपराध का मतलब होता है कि युद्ध के नियमों का उल्लंघन यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो उस पर युद्ध अपराध के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अर्थात हम इसे ज़्यादा समझने की कोशिश करें तो यह होता है कि यदि कोई व्यक्ति युद्ध के नियमों का उल्लंघन करता है, युद्ध का नियम होता है कि आपका युद्ध चल रहा है तो आप उन्हीं सैनिकों से लड़ेंगे जिनके पास हथियार है, निहत्थे सैनिकों को आप नहीं मारेंगे। यदि कोई व्यक्ति या कोई सैनिक निहत्थे सैनिकों को या आम नागरिकों को चोट पहुंचाता है तो उस सैनिक के खिलाफ युद्ध अपराध के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तीसरा शब्द है जिनेवा समझौता। जिनेवा समझौता में ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति युद्ध में शत्रु पक्ष के द्वारा पकड़ लिया जाता है तो उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए, ये जिनेवा समझौता में उल्लेख किया गया है, ताकि उन जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन ना हो। तो हम देखते हैं कि जो खाड़ी युद्ध है उसमें हुआ क्या कि इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया, बदले में यूएनओ के नेतृत्व में या जिसमें अधिकांश सैनिक अमेरिका के थे उन्होंने इराक के खिलाफ युद्ध किया। इराक को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और जो यूएनओ के नेतृत्व में इराक के खिलाफ जो युद्ध हुआ था उसे बोलते हैं ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है। इस अभियान में 75% से अधिक सैनिक अमेरिकन थे। इसे इराक के राष्ट्रपति ने भी ऐलान किया था कि 100 जंगों की एक जंग होगी, अर्थात हम बाकी के देश कितना भी प्रयास कर ले सभी को एक ही युद्ध में हरा देंगे, लेकिन ऐसा साबित नहीं हो पाया और इराक की सेना जल्दी हार गई, उन्हें वापस कुवैत से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस युद्ध के बाद पूरे विश्व में अमेरिकी सैन्य क्षमता की धाक या वर्चस्व जम गई, अर्थात अमेरिकी सैन्य क्षमता का अब कोई भी तीसरा देश मुकाबला करने की स्थिति में नहीं था। इसी में आता है कि क्लिंटन का दौर। जब खाड़ी युद्ध हुआ था तो वहाँ पर राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश। कुछ समय बाद चुनाव होते हैं और उन चुनावों के बाद वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं बिल क्लिंटन। तो जो पहले के राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, उन्होंने विदेश नीति को ज़्यादा महत्व दिया और अब नए राष्ट्रपति आए थे बिल क्लिंटन, इन्होंने विदेश नीति के स्थान पर घरेलू नीति को ज़्यादा ध्यान में रखा। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन्होंने कठोर राजनीति की जगह या हार्ड डिप्लोमेसी की जगह सॉफ्ट डिप्लोमेसी का प्रयोग किया। हम डिटेल में देखते हैं कि सॉफ्ट और हार्ड डिप्लोमेसी में क्या अंतर होता है। तो हार्ड डिप्लोमेसी का मतलब होता है या कठोर राजनीति का मतलब होता है कि अपने राजनीतिक मुद्दों को सुलझाने के लिए जब सैन्य या बल प्रयोग किया जाता है या युद्ध जैसी घटनाएं होती है तो उन्हें हम हार्ड डिप्लोमेसी कहते हैं। सॉफ्ट डिप्लोमेसी का मतलब होता है, मृदु राजनीति का मतलब होता है कि अपने राजनीतिक मुद्दों को सुलझाने के लिए वार्ता या विचार विमर्श किया जाए। हालांकि बिल क्लिंटन ने भी ऐसा नहीं है कि सैन्य प्रयोग बिल्कुल ही ना किया हो, इन्होंने भी कुछ सैन्य प्रयोग किए हैं जिनके उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। उनमें पहला उदाहरण है कोसोवो। कोसोवो एक यूगोस्लाविया यूरोपियन कंट्री है, उसका एक क्षेत्र है कोसोवो। वहाँ पर अल्बानियाई लोगों ने क्या किया, आंदोलन कर दिया अपनी स्वतंत्रता को लेकर, और इस स्वतंत्रता आंदोलन को जो अल्बानियाई लोगों के द्वारा किया जा रहा था, नाटो के नेतृत्व में अमेरिका ने उन पर हमला कर दिया। दूसरी घटना नैरोबी है, एक शहर है केन्या का, अफ्रीकी महाद्वीप में है, और दार इस्लाम या तंजानिया ये भी अफ्रीका महाद्वीप में है। यहाँ पर अमेरिकी दूतावासों पर हमला किया गया। इन दूतावासों पर हमला करने का आरोप अल-कायदा जैसे आतंकवादी संगठनों पर था। तो इन हमलों के विरोध में अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक ऑपरेशन चलाया और उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच। यदि प्रश्न आता है कि ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि अमेरिकी दूतावासों पर जो हमले हुए थे उसके विरोध में अमेरिका ने जो अल-कायदा पर आक्रमण किया था उसे हम कहते हैं ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच। तो अमेरिका ने इसके तहत सूडान और अफगानिस्तान के जो भी अल-कायदा के संगठन थे वहाँ पर हमले कर दिए। और सबसे खास बात ये रही
कि अमेरिका ने इस हमलों की सूचना यूएनओ को भी नहीं दी या उससे विचार विमर्श भी नहीं किया गया। अगला जो घटना है वो है 9/11 की। और 9/11 की घटना विश्व में आतंकवाद की नज़रिए से देखे तो एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। तो हम पहले देखते हैं कि 9/11 का मतलब क्या है। कि तारीख लिखने में भारत और अमेरिका के प्रचलन में अंतर है। जैसे यदि भारत में आज तारीख है 21 अप्रैल, तो हम 21/4/2020 लिखेंगे। यदि यही तारीख आज अमेरिका में लिखने को बोला जाए तो 4/21/2020 लिखने के लिए कहा जाएगा। अर्थात वहाँ पर महीना पहले लिखा जाता है, जबकि हमारे यहाँ पर तारीख पहले लिखी जाती है। तो 9/11 का मतलब अमेरिका के हिसाब से 9वां महीना था, 11 तारीख अर्थात 11 सितंबर की ये घटना है सन 2001 की। इस दिन अमेरिका कि 4 व्यावसायिक विमानों ने उड़ान भरी और उड़ान भरने के कुछ समय के बाद ही आतंकवादी संगठनों के द्वारा इन विमानों को अपहरण कर लिया जाता है। उन्होंने विमानों के जो क्रू कोच है उस पर नियंत्रण कर लिया और उन्होंने टारगेट बनाया कि 2 विमानों को न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराना है, एक को वाशिंगटन से। तो इसमें से एक को पेंटागन से। पेंटागन में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय है। तीनों में से 2 को उन्होंने न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में टकरा दिया, एक को पेंटागन से टकराया, एक विमान अपना टारगेट हिट नहीं कर पाया। तो इस आक्रमण में अमेरिका के स्वतंत्रता इतिहास के बाद से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। अमेरिका के करीबन 3000 लोग मारे गए। इसको इस वजह से महत्वपूर्ण माना जाता है कि अमेरिका से स्वतंत्रता से आज तक कोई बड़ा हमला, आतंकवादी हमला हुआ भी नहीं है। हुआ भी है तो कोई इतना बड़े जान माल की नुकसान नहीं हुई। वर्तमान में कोरोना की वजह से वहाँ लगभग 40,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दूसरी बड़ी घटना है अमेरिका के इतिहास में। उसके बाद वहाँ पर चुनाव होता है और अमेरिका का राष्ट्रपति बनते हैं जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश खाड़ी युद्ध के समय जो डब्ल्यू बुश थे उनके बेटा हैं। इस वजह से जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो खाड़ी युद्ध के समय थे उनको जॉर्ज बुश सीनियर बोला जाता है और इनको जॉर्ज डब्ल्यू बुश या जॉर्ज बुश जूनियर बोला जाता है। इन्होंने फिर से दोबारा से अपने हितों को लेकर कठोर नीति अपनाई और आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध का ऐलान किया, जिसका उद्देश्य था कि संपूर्ण विश्व से हम आतंकवाद को समाप्त कर देंगे। आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध का एक पार्ट था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। इसका तहत उन्होंने अलकायदा के जो भी ठिकाने थे, वही अलकायदा जो 9/11 का आरोपी है, तो उनके ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने विश्व के अनेक क्षेत्रों से अलकायदा के जो लोग थे उनको गिरफ्तार किया और दूसरे क्षेत्रों पर उनको भेज दिया या उन्हें जेल में डाल दिया गया, जिनमें से एक क्यूबा के निकट ग्वांतनामो बे जेल है जो बहुत ही चर्चा में रही, क्योंकि इस जेल में जितने भी आरोपियों को डाला गया उनको किसी भी प्रकार की मानवीय सुविधाएं नहीं दी गई या उनका मानवाधिकारों का बहुत ही उल्लंघन हुआ। इस वजह से चर्चा में है। यहाँ तक कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था मानवाधिकारों के लिए जो कार्य करती है उनके कार्यकर्ताओं को भी इन अपराधियों से नहीं मिलने दिया गया। थैंक यू। बाकी पार्ट नंबर 2 में देखते हैं।